दोस्तों नमस्कार। आज सुनते हैं महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 26वां एपिसोड यानी 26वां भाग। इसका शीर्षक है बिहारी सरलता। मौलाना मजहरुल हक और मैं एक समय लंदन में पढ़ते थे। उसके बाद हम बम्बई में सन 1955 की कांग्रेस में मिले थे। उस समय वह मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पुरानी पहचान बताकर कहा था कि आप कभी पटना आए तो मेरे घर अवश्य पधारिए। इस निमंत्रण के आधार पर मैंने उन्हें पत्र लिखा और अपना काम बतलाया। वह तुरंत अपनी मोटर लाए और मुझे अपने घर ले चलने का आग्रह किया। मैंने उनका आभार माना और उनसे कहा कि जिस जगह मुझे जाना है वहाँ के लिए वह मुझको पहली ट्रेन से रवाना कर दें। रेलवे गाइड से मुझे कुछ पता नहीं चल सकता था। उन्होंने राजकुमार शुक्ल से बातें की और सुझाया कि पहले मुझे मुजफ्फरपुर जाना चाहिए। उसी दिन शाम को मुजफ्फरपुर की ट्रेन जाती थी। उन्होंने मुझे उसमें रवाना कर दिया। उन दिनों आचार्य कृपलानी मुजफ्फरपुर में रहते थे। मैं उन्हें जानता था। जब मैं हैदराबाद गया था तब उनके महान त्याग की, उनके जीवन की और उनके पैसे से चलने वाले आश्रम की बात डॉक्टर चोइथम राम के मुँह से सुनी थी। वह मुजफ्फरपुर कॉलेज में प्रोफेसर थे। इस समय प्रोफेसरी छोड़ चुके थे। मैंने उन्हें तार किया। ट्रेन आधी रात को मुजफ्फरपुर पहुंचती थी। वह अपने शिष्य मंडल के साथ स्टेशन पर आई थी, पर उनके घर बार नहीं था। वह अध्यापक मलकानी के यहाँ रहते थे। मुझे उनके घर ले गए। मलकानी वहाँ के कॉलेज में प्रोफेसर थे। उस समय के वातावरण में सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर का मुझे अपने यहाँ ठिकाना एक असाधारण बात मानी जाएगी। उनमें से रामनवमी प्रसाद मुझे याद रह गए हैं। उन्होंने अपने आग्रह से मेरा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, आप जो काम करने आए हैं वह इस जगह नहीं होगा। आपको तो हम जैसों के यहाँ ठहरना चाहिए। गया बाबू के यहाँ प्रसिद्ध वकील हैं। उनकी ओर से मैं आग्रह करता हूँ कि आप उनके घर ठहरिए। हम सब सरकार से डरते जरूर हैं, लेकिन हमसे जितनी बनेगी उतनी मदद करेंगे। आप राजकुमार शुक्ल की बहुत सी बातें सच हैं। राजकुमार शुक्ल की बहुत सी बातें सच हैं। दुख इस बात का है कि आज हमारे नेता यहाँ नहीं हैं। बाबू ब्रज किशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद को मैंने तार किए हैं। दोनों तुरंत यहाँ आ जाएंगे और आपको पूरी जानकारी व मदद दे सकेंगे। मेहरबानी करके आप गया बाबू के यहाँ चलिए। इस भाषण से मैं ललचाया, इस डर से कि कहीं मुझे अपने घर में ठहराने से गया बाबू कठिनाई में न पड़ जाए। मुझे संकोच हो रहा था। गया बाबू ने मुझे निश्चिंत कर दिया। मैं गया बाबू के घर गया। उन्होंने और उनके परिवार वालों ने मुझे अपने प्रेम से सराबोर कर दिया। ब्रज किशोर बाबू दरभंगा से आए। राजेंद्र बाबू पुरी से आए। यहाँ जिन्होंने देखा वह लखनऊ वाले ब्रज किशोर प्रसाद नहीं थे। उनमें बिहारवासी की नम्रता, सादगी, भलमानसी, असाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृदय हर्ष से छलक उठा। ब्रज किशोर बाबू के प्रति बिहार के वकील मंडल का आदर भाव देखकर मुझे सानंद आश्चर्य हुआ। इस मंडल के और मेरे बीच जीवन भर की गांठ बंध गई। ब्रज किशोर बाबू ने मुझे सारी हकीकतों की जानकारी दी। वे गरीब किसानों के लिए मुकदमे लड़ते थे। ऐसे 2 मुकदमे चल रहे थे। इस तरह के मुकदमों की पैरवी करके वे थोड़ा व्यक्तित्व आश्वासन प्राप्त कर लिया करते थे। कभी कभी उसमें भी विफल हो जाते थे। इन भोले किसानों से फीस तो वे लेते ही थे। त्यागी होते हुए भी ब्रज किशोर बाबू अथवा राजेंद्र बाबू मेहनताना लेने में कभी संकोच नहीं करते थे। उनकी दलील यह थी कि पैसे के काम में मेहनताना न लें तो उनका खर्च न चले और वे लोगों की मदद भी न कर सकें। उनके मेहनताने के और बंगाल तथा बिहार के बैरिस्टरों को दिए जाने वाले मेहनताने के कल्पना में न आ सकने वाले आंकड़े सुनकर मेरा दम घुटने लगा। साहब को हमने ओपिनियन सम्मति के लिए 10,000 रुपये दिए। हजारों के सिवा तो मैंने बात ही न सुनी। इस मित्र मंडल ने इस विषय में मेरा मीठा उलाहना प्रेम पूर्वक सुन लिया। उसका उन्होंने गलत अर्थ नहीं लगाया। मैंने कहा, इन मुकदमों को पढ़ जाने के बाद मेरी राय तो यह बनी है कि अब हमें ये मुकदमे लड़ना ही बंद कर देना चाहिए। ऐसे मुकदमों से लाभ बहुत कम होता है। जहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ इस
जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, जहाँ कचहरियों की मार्फत थोड़ा ही इलाज हो सकता है, लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। जब तक यह 3 कठिया प्रथा रद्द ना हो तब तक हम चैन से बैठ ही नहीं सकते। मैं तो 2 दिन में जितना देखा जा सका उतना देखने आया हूँ, लेकिन अब देख रहा हूँ कि यह काम तो 2 वर्ष भी ले सकता है। इतना समय भी लगे तो मैं देने को तैयार हूँ। मुझे यह तो सूझ रहा है कि यह काम के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन इसमें आपकी मदद जरूरी है। ब्रजकिशोर बाबू को मैंने बहुत ठंडे दिमाग का पाया। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, हमसे जो मदद बनेगी हम देंगे, लेकिन हमें समझाइए कि आप किस प्रकार की मदद चाहते हैं। इस बातचीत में हमने सारी रात बिता दी। मैंने कहा, मुझे आपकी वकालत की शक्ति का कम ही उपयोग होगा। आपके समान लोगों से तो मैं लेखक और दुभाषिए का काम लेना चाहूँगा। मैं देखता हूँ कि इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं इसे पसंद करूँगा कि आप यह जोखिम उठाएं, पर आप उसे उठाना ना चाहें तो भले न उठाएं। वकालत छोड़कर लेखक बनने और अपने धंधे को अनिश्चित अवधि के लिए बंद करने की मांग करके मैं आप लोगों से कुछ कम नहीं मांग रहा हूँ। यहाँ की हिंदी बोली समझने में मुझे कठिनाई होती है। कागज पत्र सब कैथी में या उर्दू में लिखे होते हैं जिन्हें मैं पढ़ नहीं सकता। इतने तर्जुमे की मैं आपसे आशा रखता हूँ। यह काम पैसे देकर कराना हमारे बस का नहीं है। यह सब सेवा भाव से और बिना पैसे के होना चाहिए। ब्रजकिशोर बाबू समझ गए, किंतु उन्होंने मुझसे और अपने साथियों से जिरह शुरू की। मेरी बातों के फलितार्थ पूछे। मेरे अनुमान के अनुसार वकीलों को किस हद तक त्याग करना चाहिए, कितनों की आवश्यकता होगी, थोड़े थोड़े लोग थोड़ी थोड़ी मुद्दत के लिए, हमें तो काम चलेगा या नहीं, इत्यादि प्रश्न मुझसे पूछे। वकीलों से उन्होंने पूछा कि वह कितना त्याग कर सकते हैं। अंत में उन्होंने अपना यह निश्चय प्रकट किया, हम इतने लोग आप जो काम हमें सौंपेंगे वह कर देने के लिए तैयार रहेंगे। इनमें से जितने को आप जिस समय चाहेंगे उतने आपके पास रहेंगे। जेल जाने की बात नहीं है। इसके लिए हम शक्ति संचय करने की कोशिश करेंगे। अहिंसा देवी का साक्षात्कार। मुझे तो किसानों के हालत की जांच करनी थी। नील के मालिकों के विरुद्ध जो शिकायतें थी उनमें कितनी सच्चाई है यह देखना था। इस काम के लिए हजारों किसानों से मिलने की जरूरत थी, किंतु उनके संपर्क में आने से पहले मुझे आवश्यक मालूम हुआ कि मैं नील के मालिकों की बात सुन लूँ और कमिश्नर से मिल लूँ। मैंने दोनों को चिट्ठी लिखी। मालिकों के मंत्री के साथ मेरी जो मुलाकात हुई उसमें उसने साफ कह दिया कि आपकी गिनती परदेशी में होती है, आपको हमारे और किसानों के बीच दखल नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ करना हो तो मुझे लिखकर सूचित कीजिए। मैंने मंत्री से नम्रतापूर्वक कहा कि मैं अपने को परदेशी नहीं मानता और किसान चाहे तो उनकी स्थिति की जांच करने का मुझे पूरा अधिकार है। मैं कमिश्नर साहब से मिला, उन्होंने तो धमकाना ही शुरू कर दिया और मुझे सलाह दी कि आगे बढ़े बिना तिरहुत छोड़ दूँ। मैंने सारी बातें साथियों को सुनाकर कहा कि संभव है सरकार मुझे जांच करने से रोके और जेल जाने का समय मेरी अपेक्षा से भी पहले आ जाए। अगर गिरफ्तारी होनी ही है तो मुझे मोतिहारी में और संभव हो तो बेतिया में गिरफ्तार होना चाहिए और इसके लिए वहां जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए। चंपारण तिरहुत विभाग का एक जिला है और मोतिहारी उसका मुख्य शहर। बेतिया के आसपास राजकुमार शुक्ल का घर था और उनके आसपास की कोठियों के किसान ज़्यादा से ज़्यादा कंगाल थे। राजकुमार शुक्ल को उनकी दशा दिखाने का लोभ था और मुझे अब उसे देखने की इच्छा थी। अतएव मैं उसी दिन साथियों को लेकर मोतिहारी के लिए रवाना हो गया। मोतिहारी में गोरख बाबू ने आश्रय दिया और उनका घर धर्मशाला बन गया। हम सब मुश्किल से उसमें समा सकते थे। जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन सुना कि मोतिहारी से कोई 5 मील दूर रहने वाले एक किसान पर अत्याचार किया गया। मैंने निश्चय किया कि धरणीधर प्रसाद वकील को लेकर मैं दूसरे दिन सवेरे उसे देखने जाऊंगा। सवेरे साथी हाथी पर सवार होकर हम चल पड़े। चंपारण में हाथी का उपयोग लगभग उसी तरह होता है जिस तरह गुजरात में बैलगाड़ियों का। आधे रास्ते पहुंचे होंगे कि इतने में पुलिस सुपरिंटेंडेंट का आदमी आ पहुंचा और मुझसे बोला, सुपरिंटेंडेंट साहब ने आपको सलाम भेजा है। मैं समझ गया। रणधीधर बाबू से मैंने आगे जाने को कहा। मैं उस जासूस के साथ उसकी भाड़े की गाड़ी में सवार हुआ। उसने मुझे चंपारण छोड़कर चले जाने की नोटिस दी। वह मुझे घर ले गया और मेरी सलाह मानी। मैंने जवाब दिया कि मैं चंपारण छोड़ना नहीं चाहता, मुझे तो आगे बढ़ना है और जांच करनी है।
निर्वासन की आज्ञा का अनादर करने के लिए मुझे दूसरे ही दिन कोर्ट में हाजिर रहने का सम्मन मिला। मैंने सारी रात जाकर जो पत्र लिखने थे लिखे और ब्रजकिशोर बाबू को सब प्रकार की आवश्यक सूचनाएं दी। सम्मन की बात एकदम चारों ओर फैल गई। लोग कहते थे कि उस दिन मोतिहारी में जैसा दृश्य देखा गया वैसा पहले कभी न देखा गया। गोरख बाबू के घर और दफ्तर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सौभाग्य से मैंने अपना सारा काम रात को निपटा लिया था, इसलिए मैं इस भीड़ को संभाल सका। साथियों का मूल्य मुझे पूरा मालूम हुआ। वह लोगों को संयत रखने में जुट गए। कचहरी में जहाँ जाता वहाँ दल के दल लोग मेरे पीछे आते। कलेक्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, सुपरिंटेंडेंट आदि के साथ भी मेरा एक प्रकार का संबंध स्थापित हो गया। सरकारी नोटिसों वगैरह के खिलाफ कानूनी विरोध करना चाहता तो मैं कर सकता था। इसके बदले मैंने उनकी सब नोटिसों को स्वीकार कर लिया और अधिकारियों के साथ निजी व्यवहार में मिठास से काम लिया। इससे वे समझ गए कि मुझे उनका विरोध नहीं करना है, बल्कि उनकी आज्ञा का विनयपूर्वक विरोध करना है। इसमें उनमें एक प्रकार की निर्भयता आ गई। मुझे तंग करने के बदले उन्होंने लोगों को काबू में रखने में मेरी और मेरे साथियों की सहायता का प्रसन्नतापूर्वक उपयोग किया। किंतु साथ ही वे समझ गए कि उनकी सत्ता आज से लुप्त हुई। लोग क्षण भर को दंड का भय छोड़कर अपने नए मित्र के प्रेम की सत्ता के अधीन हो गए। याद रहे कि चंपारण में मुझे कोई पहचानता न था। किसान वर्ग बिल्कुल अनपढ़ था। चंपारण गंगा के उस पार ठेठ हिमालय की तराई में नेपाल का समीपवर्ती प्रदेश है, अर्थात नई दुनिया है। वहाँ न कहीं कांग्रेस का नाम सुनाई देता था, न कांग्रेस के कोई सदस्य दिखाई पड़ते थे। जिन्होंने नाम सुना था वे कांग्रेस का नाम लेने में अथवा उसमें सम्मिलित होने में डरते थे। आज कांग्रेस के नाम के बिना कांग्रेस ने और कांग्रेस के सेवकों ने जिस प्रदेश में प्रवेश किया और कांग्रेस की दुहाई फिर गई। साथियों से परामर्श करके मैंने निश्चय किया था कि कांग्रेस के नाम से कोई भी काम किए जाए, हमें नाम से नहीं बल्कि काम से मतलब है। कथनी नहीं, करने की आवश्यकता है। कांग्रेस का नाम यहाँ प्रिय है। इस प्रदेश में कांग्रेस का अर्थ है वकीलों की आपसी खींचतानी, कानूनी गलियों से सटक जाने की कोशिश। कांग्रेस का अर्थ है बम गोला। कांग्रेस यानी कथनी एक, करनी दूसरी। यह धारणा सरकार की और सरकार में रहे गोरों की थी। हमें यह सिद्ध करना था कि कांग्रेस ऐसी नहीं है। कांग्रेस तो दूसरी ही चीज़ है। इसलिए हमने कहीं भी कांग्रेस का नाम तक न लेने और लोगों को कांग्रेस की भौतिक देह का परिचय न कराने का परिचय किया था। हमने यह सोच लिया था कि वे उसके अक्षर को न जानकर उसकी आत्मा को जाने और उसका अनुसरण करें तो बस है। यही असल चीज है। अतएव कांग्रेस की ओर से किन्हीं गुप्त या प्रकट दूतों द्वारा कोई भूमिका तैयार नहीं कराई गई थी। उनके बीच किसी ने आज तक राजनीति का काम किया ही नहीं था। चंपारण के बाहर की दुनिया को वे जानते नहीं थे, फिर भी उनका और मेरा मिलाप पुराने मित्रों जैसा लगा। अतएव यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं बल्कि अक्षरशः सत्य है कि इस कारण मैंने वहाँ ईश्वर का, अहिंसा का और सत्य का साक्षात्कार किया। जब मैं इस साक्षात्कार के अपने अधिकार की जांच करता हूँ तो मुझे लोगों के प्रति अपने प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। इस प्रेम का अर्थ है प्रेम अथवा हिंसा के प्रति मेरी अविचल श्रद्धा। चंपारण का यह दिन मेरे जीवन में कभी न भूलने जैसा था। मेरे लिए और किसानों के लिए यह एक उत्सव का दिन था। सरकारी कानून के अनुसार मुझ पर मुकदमा चलाया जाने वाला था, पर सच पूछा जाए तो मुकदमा सरकार के विरुद्ध था। कमिश्नर ने मेरे विरुद्ध जो जाल बिछाया था उसमें उसने सरकार को ही फंसा दिया। मुकदमा वापस लिया गया। मुकदमा चला। सरकारी वकील, मजिस्ट्रेट आदि घबराए हुए थे। उन्हें सूझ नहीं पड़ रहा था कि किया क्या जाए। सरकारी वकील सुनवाई मुतलबी रखने की मांग कर रहा था। मैं बीच में पड़ा और विनती की कि सुनवाई मुतलबी रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चंपारण छोड़ने की नोटिस का अनादर करने का अपराध स्वीकार करना है। यह कहकर मैं उस बहुत ही छोटे बयान को पढ़ गया जो मैंने तैयार किया था। वह इस प्रकार था। जाबता फौजदारी की दफ़ा 144 के अनुसार दी हुई आज्ञा का खुला अनादर करने का गंभीर कदम मुझे क्यों उठाना पड़ा, इस संबंध में मैं एक छोटा सा बयान अदालत की अनुमति से देना चाहता हूँ। मेरी नम्र सम्मति में यह प्रश्न अनादर का नहीं है बल्कि स्थानीय सरकार और मेरे बीच मतभेद का प्रश्न है। मैं इस प्रदेश में जनसेवा और देश सेवा के ही उद्देश्य से आया हूँ। नीलहे गोरे रैयत के साथ न्याय का व्यवहार नहीं करते, इस कारण उनकी मदद के लिए आने का प्रबल आग्रह मुझसे किया गया, इसलिए मुझे आना पड़ा है। समूचे प्रश्न का अध्ययन किए बिना मैं उनकी मदद
किस प्रकार कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस प्रश्न का अध्ययन करने आया हूँ कि संभव हो तो सरकार और निलहों की सहायता लेकर इसके अध्ययन करना चाहता हूँ। मेरे सामने कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है और मैं यह नहीं मान सकता कि मेरे आने से लोगों की शांति भंग होगी और खून खराबा होगा। मेरा दावा है इस विषय का मुझे अच्छा खासा अनुभव है, पर सरकार का विचार इस संबंध में मुझसे भिन्न है। उसकी कठिनाई को मैं समझता हूँ और मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि उसे प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करना होता है। कानून का आदर करने वाले एक प्रजा जन के नाते तो मुझे जो आज्ञा दी गई है उसे स्वीकार करने की स्वाभाविक इच्छा होनी चाहिए और हुई थी, पर मुझे लगा कि वैसा करने में जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ उनके प्रति रहे अपने कर्तव्य की मैं हत्या करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं उनकी सेवा उनके बीच रहकर ही कर सकता हूँ, इसलिए स्वेच्छा से चंपारण छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। इस धर्म संकट के कारण मुझे चंपारण से हटाने की जिम्मेदारी मैं सरकार पर डाले बिना रह न सका। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग जीवन में मुझ जैसी प्रतिष्ठा रखने वाले आदमी को कोई कदम उठाकर उदाहरण प्रस्तुत करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज जिस अटपटी परिस्थितियों में हम पड़े हुए हैं उसमें मेरे जैसी परिस्थितियों में फंसे हुए स्वाभिमानी मनुष्य के सामने इसके सिवा कोई दूसरा सुरक्षित और सम्मान युक्त मार्ग नहीं है कि आज्ञा का अनादर करके उसके बदले में जो दंड प्राप्त हो उसे चुपचाप सहन कर लिया जाए। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं उसे कम कराने की भावना से मैं यह बयान नहीं दे रहा हूँ। मुझे तो यही जता देना है कि आज्ञा का अनादर करने में मेरा उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित सरकार का अपमान करना नहीं है, बल्कि मेरा हृदय जिस अधिक बड़े कानून को अर्थात अंतरात्मा की आवाज़ को स्वीकार करता है उसका अनुसरण करना ही मेरा उद्देश्य है। अब मुकदमे की सुनवाई को मुलतवी रखने की जरूरत न रही थी, किंतु चूंकि मजिस्ट्रेट और वकील ने इस परिणाम की आशा नहीं की थी, इसलिए सजा सुनाने के लिए अदालत ने केस मुलतवी रखा। मैंने वाइसराय को सारी स्थिति तार द्वारा सूचित कर दी थी। पटना भी तार भेजा था। भारत भूषण, पंडित मालवीय जी आदि को भी वस्तु स्थिति की जानकारी तार से भेज दी थी। सजा सुनने के लिए कोर्ट में जाने का समय हुआ, उससे पहले मेरे नाम मजिस्ट्रेट का हुक्म आया कि गवर्नर साहब की आज्ञा से मुकदमा वापस ले लिया गया है। साथ ही कलेक्ट्रेट का पत्र मिला कि मुझे जो जांच करनी हो मैं करूं, उसमें अधिकारियों की ओर से जो मदद आवश्यक हो सो मांग लूँ। वैसे तत्कालिक और शुभ परिणाम की आशा हम में से किसी को नहीं थी। मैं कलेक्टर मिस्टर हेकांग से मिला। मुझे वह स्वयं भला और न्याय करने में तत्पर जान पड़ा। उसने कहा कि आपको जो कागज पत्र या कुछ और देखना हो सो आप मांग लें और मुझसे जब भी मिलना चाहें मिल लिया करें। दूसरी ओर सारे हिंदुस्तान को सत्याग्रह का अथवा कानून के सविनय भंग का पहला स्थानीय पदार्थ पाठ मिला। अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई और चंपारण को तथा मेरी जांच को अनपेक्षित रीति से प्रसिद्धि मिल गई। अपनी जांच के लिए मुझे सरकार की ओर से तटस्थता की तो आवश्यकता थी, परंतु समाचार पत्रों की चर्चा की और उनके संवाददाताओं की आवश्यकता न थी। यही नहीं बल्कि उनकी आवश्यकता से अधिक टीकाओं से और जांच की लंबी चौड़ी रिपोर्टों से हानि होने का भय था। इसलिए मैंने खास अखबारों के संपादकों से प्रार्थना की थी कि वे रिपोर्टरों का भेजने में खर्च ना उठाएं। जितना छपाने की जरूरत होगी उतना मैं स्वयं भेजता रहूँगा और उन्हें खबर देता रहूँगा। मैं यह समझता था कि चंपारण के निलहे खूब चिढ़े हुए हैं। मैं यह भी समझता था कि अधिकारी भी मन में खुश ना होंगे। अखबारों में सच्ची झूठी खबरों के छपने से वे अधिक चिढ़ेंगे। उनकी चिढ़ का प्रभाव मुझ पर तो कुछ नहीं पड़ेगा, पर गरीब डरपोक रैयत पर पड़े बिना न रहेगा। ऐसा होने से जो सच्ची स्थिति में जानना चाहता हूँ उसमें बाधा पड़ेगी। निलहों की तरफ से विषैला आंदोलन शुरू हो चुका था। उनकी ओर से अखबारों में मेरे और साथियों के बारे में खूब झूठा प्रचार हुआ, किंतु मेरे अत्यंत सावधान रहने से और बारीक से बारीक बातों में भी सत्य पर दृढ़ रहने की आदत के कारण उनके प्रयास व्यर्थ गए। निलहों ने ब्रजकिशोर बाबू की अनेक प्रकार से निंदा करने में जरा भी कसर नहीं रखी, पर ज्यों वह उनकी निंदा करते गए त्यों त्यों ब्रजकिशोर बाबू की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। ऐसी नाजुक स्थिति में मैंने रिपोर्टरों को आने के लिए जरा भी प्रोत्साहित नहीं किया, न नेताओं को बुलाया। मालवीय जी ने मुझे कहला भेजा था कि जब जरूरत समझे मुझे बुला लें, मैं आने को तैयार हूँ। उन्हें भी मैंने तकलीफ नहीं दी। मैंने इस लड़ाई को कभी राजनीतिक रूप धारण न करने दिया। जो कुछ होता था उसकी प्रासंगिक रिपोर्ट मैं मुख्य समाचार पत्रों को भेज दिया करता था। राजनीतिक काम करने के लिए भी जहाँ राजनीति की गुंजाइश न हो वहाँ उसे राजनीतिक स्वरूप देने से पांडे को दोनों दिन से जाना पड़ता है।
इस प्रकार विषय का स्थानांतरण न करने से दोनों सुधरते हैं। बहुत बार के अनुभव से मैंने यह देख लिया था। चंपारण की लड़ाई यह सिद्ध कर रही थी कि शुद्ध लोक सेवा में प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रीति से राजनीति मौजूद ही रहती है। चंपारण की जांच का विवरण देने का अर्थ है चंपारण के किसानों का इतिहास देना। ऐसा विवरण इन प्रकरणों में नहीं दिया जा सकता। फिर चंपारण की जांच का अर्थ है अहिंसा और सत्य का एक बड़ा प्रयोग। इसके संबंध की जितनी बातें मुझे प्रति सप्ताह सूझती हैं उतनी देता रहता हूँ। उसका विशेष विवरण तो पाठकों को बाबू राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित इस सत्याग्रह के इतिहास में और धर्म प्रेस द्वारा प्रकाशित उसके गुजराती अनुवाद में ही मिल सकता है। जब मैं इस प्रकरण के विषय पर आता हूँ, यदि गोरख बाबू के घर रहकर यह जांच चलाई जाती तो उन्हें अपना घर खाली करना पड़ता। मोतिहारी में भी लोग इतने निर्भय नहीं हुए थे कि मांगने पर कोई तुरंत अपना मकान किराए पर दे दे, किंतु चतुर ब्रज किशोर बाबू ने एक लंबे चौड़े अहाते वाले मकान किराए पर लिया और हम उसमें रहने गए। स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम बिल्कुल बिना पैसे के अपना काम चला सकें। आज तक की प्रथा सार्वजनिक काम के लिए जनता से धन प्राप्त करने की नहीं थी। ब्रजकिशोर बाबू का मंडल मुख्यतः वकीलों का मंडल था। थियो वे जरूरत पड़ने पर अपनी जेब से खर्च कर लेते थे और कुछ मित्रों से भी मांग लेते थे। उनकी भावना यह थी कि जो लोग स्वयं पैसे टके से सुखी हों वे लोगों से द्रव्य की भिक्षा क्यों मांगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय था कि चंपारण रैयत से एक कौड़ी भी न ली जाए। यदि ली जाती तो उसके गलत अर्थ लगाए जाते। यह भी निश्चय था कि इस जांच के लिए हिंदुस्तान में सार्वजनिक चंदा न किया जाए। वैसा करने पर यह जांच राष्ट्रीय और राजनीतिक रूप धारण कर लेती। बंबई से मित्रों ने 15,000 रुपये की मदद का तार भेजा। उनकी यह मदद सधन्यवाद अस्वीकार की गई। निश्चय यह हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू का मंडल चंपारण के बाजार से, लेकिन बिहार के ही खुशहाल लोगों से जितनी मदद ले सके लें और कम पड़ने वाली रकम मैं डॉक्टर प्राणजी जीवनदास मेहता से प्राप्त कर लूँ। डॉक्टर मेहता ने लिखा कि जितने रुपयों की जरूरत हो मांगा लीजिए। अतएव द्रव्य के विषय में हम निश्चिंत हो गए। गरीबों से कम खर्च करते हुए लड़ाई चलानी थी। अतएव अधिक द्रव्य की आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं थी। असल में पड़ी भी नहीं। मेरा ख्याल है कि कुल मिलाकर 2 या 3 हज़ार से अधिक खर्च नहीं हुआ था। जो द्रव्य इकट्ठा किया गया था उसमें से 500 या 1,000 रुपये बच गए थे, ऐसा मुझे याद है। शुरू के दिनों में हमारी रहन सहन विचित्र थी और मेरे लिए वह रोज के विनोद का विषय बन गई थी। वकील मंडल में हर एक का अपना रसोइया था और हर एक के लिए अलग अलग रसोई बनती थी। वह रात 12 बजे तक भी भोजन करते थे। ये सब महाशय रहते तो अपने खर्च से ही थे, परंतु मेरे लिए उनकी यह रहन सहन उपाधि रूप थी। मेरे और मेरे साथियों के बीच इतनी मजबूत प्रेम गांठ बन गई थी कि हम में कभी गलतफहमी हो ही नहीं सकती थी। वह मेरे शब्द बाणों को प्रेम पूर्वक सहते थे। आखिर यह तय हुआ कि नौकरों को छुट्टी दे दी जाए। सब एक साथ भोजन करें और भोजन के नियमों का पालन करें। सब निरामिषाहारी नहीं थे और 2 रसोई घर चलाने से खर्च बढ़ता था। तो निश्चय हुआ कि निरामिष भोजन ही बनाया जाए और एक ही रसोई घर रखा जाए। भोजन भी सादा रखने का आग्रह था। इससे खर्च में बहुत बचत हुई, काम करने की शक्ति बढ़ी और समय भी बचा। अधिक शक्ति की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि किसानों के दल अपनी कहानी लिखाने के लिए आने लगे थे। कहानी लिखाने वालों के साथ भीड़ तो रहती ही थी। इससे मकान का अहाता और बगीचा सहज ही भर जाता था। मुझे दर्शनार्थियों से सुरक्षित रखने के लिए साथी भारी प्रयत्न करते रहते और विफल हो जाते। एक निश्चित समय पर मुझे दर्शन के लिए बाहर निकालने के सिवा कोई चारा न रह जाता था। कहानी लिखने वाले में भी 5-7 बराबर बने ही रहते थे, तो भी दिन के अंत में सबके बयान पूरे ना हो पाते थे। इतने सारे बयानों की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी बयान लेने से लोगों को संतोष होता था और मुझे उनकी भावना का पता चलता था। कहानी लिखने वालों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे हर एक किसान से जिरह की जाए, जिरह में जो उखड़ जाए उसका बयान न लिया जाए, जिसकी बात मूल में ही बेबुनियाद मालूम हो उसके बयान न लिखे जाए। इस तरह नियमों के पालन से यद्यपि थोड़ा अधिक समय खर्च होता था, फिर भी बयान बहुत सच्चे और साबित हो सकने वाले मिलते थे। इन बयानों के लेते समय खुफिया पुलिस का कोई न कोई अधिकारी हाजिर रहता ही था। इन अधिकारियों को आने से रोका जा सकता था, पर हमने शुरू से ही निश्चय किया था कि उन्हें न सिर्फ हम आने से नहीं रोकेंगे बल्कि उनके प्रति विनय का बर्ताव करेंगे
और दे सकने योग्य खबरें भी उन्हें देते रहेंगे। उनके सुनते और देखते ही सारे बयान लिए जाते थे। इसका एक लाभ यह हुआ कि लोगों में अधिक निर्भयता आई। खुफिया पुलिस से लोग बहुत डरते थे। ऐसा करने से वह डर चला गया और उनकी आंखों के सामने दिए जाने वाले बयानों में अतिशयोक्ति का डर कम रहता था। इस डर से कि झूठ बोलने पर अधिकारी कहीं उन्हें फांद न ले, उन्हें सावधानी से बोलना पड़ता था। मैं निलहों को खिंचाना नहीं चाहता था, बल्कि मुझे तो उन्हें विनय द्वारा जीतने का प्रयत्न करना था। इसलिए जिसके विरुद्ध विशेष शिकायतें आती उसे मैं पत्र लिखता और उससे मिलने का प्रयत्न भी करता था। निलहों के मंडल से भी मैं मिला था और रैयत की शिकायतें उसके सामने रखकर मैंने उनकी बातें भी सुन ली थी। उनमें से कुछ मेरा तिरस्कार करते थे, कुछ उदासीन रहते थे और कोई मेरे साथ सभ्यता और नम्रता का व्यवहार करता था। साथी ब्रजकिशोर बाबू और राजेंद्र बाबू तो एक अद्वितीय जोड़ी थे। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पंगु बना दिया था, उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता था। उनको शिष्य कहिए अथवा साथी शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणी बाबू और रामनवमी बाबू, ये वकील लगभग निरंतर मेरे साथ रहते थे। विंध्या बाबू और जनकधारी बाबू भी समय समय पर साथ रहते थे। यह तो बिहारियों का संग हुआ। उनका मुख्य काम था लोगों के बयान लेना। अध्यापक कृपलानी इसमें सम्मिलित हुए बिना कैसे रह सकते थे? स्वयं सिंधी होते हुए भी वे बिहारी से भी बढ़कर बिहारी थे। मौलाना मजरुल हक ने मेरे सहायक के रूप में अपना हक दर्ज करा रखा था और वे महीने में 1-2 बार दर्शन दे जाते थे। जैसे जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया वैसे वैसे मैंने देखा कि चंपारण में ठीक से काम करना हो तो गाँवों में शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए। लोगों का ज्ञान दयनीय था। गाँव के बच्चे मारे मारे फिरते थे। माता पिता 2 या 3 पैसे की आमदनी के लिए उनसे सारे दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते थे। उन दिनों वहाँ पुरुषों की मजदूरी 10 पैसे से अधिक नहीं थी। स्त्रियों की 6 पैसे और बालकों की 3 पैसे थी। 4 आने की मजदूरी पाने वाला किसान भाग्यशाली समझा जाता था। साथियों से सलाह करके पहले तो 6 गाँवों में बालकों के लिए पाठशालाएं खोलने का निश्चय किया। शर्त यह थी कि इन गाँवों के मुखिया मकान और शिक्षक का भोजन वह दें। उसके दूसरे खर्च की व्यवस्था हम करेंगे। यहाँ के गाँव में पैसे की विपुलता नहीं थी, पर अनाज वगैरह देने की शक्ति लोगों में थी, इसलिए लोग कच्चा अनाज देने को तैयार हो गए थे। महान प्रश्न यह था कि शिक्षक कहाँ से लाए जाए। बिहार में थोड़ा वेतन लेने वाले अथवा कुछ न लेने वाले अच्छे शिक्षकों का मिलना कठिन था। मेरी कल्पना यह थी कि साधारण शिक्षक के हाथ में बच्चों को कभी न छोड़ना चाहिए। शिक्षक को अक्षर ज्ञान चाहे थोड़ा हो, पर उसमें चरित्र बल तो होना ही चाहिए। इस काम के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से स्वयं सेवकों की मांग की। इसके उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहब सोमण और पुंडलीक को भेजा। मुंबई से अवंतिका बाई गोखले आई, दक्षिण से आनंदी बाई आई। मैंने छोटे लाल, सुरेंद्र नाथ तथा अपने लड़के देवदास को बुला लिया। इसी बीच महादेव देसाई और नरहरि पारिख मुझे मिल गए थे। महादेव देसाई की पत्नी दुर्गा बहन और नरहरि पारिख की पत्नी मणि बहन भी आई। मैंने कस्तूरबाई को भी बुला लिया था। शिक्षकों और शिक्षिकाओं का इतना संग काफ़ी था। श्रीमती अवंतिका बाई और आनंदी बाई की गिनती तो शिक्षितों में हो सकती थी, पर मणि बहन परीख और दुर्गा बहन देसाई को सिर्फ थोड़ी सी गुजराती आती थी। कस्तूरबाई की पढ़ाई तो नहीं के बराबर ही थी। ये बहनें हिंदी भाषी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाती। चर्चा करके मैंने बहनों को समझाया कि उन्हें बच्चों को व्याकरण नहीं बल्कि रहन सहन का तौर तरीका सिखाना है। पढ़ना लिखना सिखाने की अपेक्षा उन्हें स्वच्छता के नियम सिखाने हैं। परिणाम यह निकला कि बहनों की कक्षाएं बहुत अच्छी तरह चली। बहनों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने काम में रस भी आने लगा। अवंतिका बाई की पाठशाला आदर्श पाठशाला बन गई। उन्होंने अपनी पाठशाला में प्राण फूंक दिए। योग्यता भी काफ़ी थी। इन बहनों के द्वारा गांव के स्त्री समाज में भी हमारा प्रवेश हो सका था, पर मुझे पढ़ाई की व्यवस्था करके ही रुकना नहीं था। गांव में गंदगी की कोई सीमा न थी। गलियों में कचरा, कुओं के आसपास कीचड़ और बदबू, आंगन इतने गंदे कि देखे ही ना जा सके। बड़ों की स्वच्छता की शिक्षा की जरूरत थी। चंपारण के लोग रोगों से पीड़ित देखे जाते थे। जितना हो सके उतना सफाई का काम करके लोगों के जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की हमारी वृत्ति थी। इस काम में डॉक्टरों की सहायता की जरूरत थी, अतः मैंने गोखले की सोसाइटी से डॉक्टर देव की मांग की। उनके साथ मेरी स्नेह गांठ तो बंध ही चुकी थी।
6 महीनों के लिए उनकी सेवा का लाभ मिला। उनकी देखरेख में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को काम करना था। सबको यह समझा दिया गया था कि कोई भी निलहों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों में ना पड़े। शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दें। कोई अपने क्षेत्र से बाहर एक कदम भी न रखे। चंपारण के इन साथियों का नियम पालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब किसी ने दी हुई सूचनाओं का उल्लंघन किया हो। ग्राम प्रवेश। प्रायः प्रत्येक पाठशाला में एक पुरुष और एक स्त्री की व्यवस्था की गई थी। उन्हीं के द्वारा दवा और सफाई के काम करने थे। स्त्रियों की मार्फत स्त्री समाज में प्रवेश करना था। दवा का काम बहुत सरल बना लिया था। अरंडी का तेल, कुनैन और एक मरहम, इतनी ही चीज़ें प्रत्येक पाठशाला में रखी जाती थी। सफाई का काम कठिन था। लोग गंदगी दूर करने को तैयार नहीं थे। जो लोग रोज खेतों की मजदूरी करते थे वह भी अपने हाथ से मैला साफ करने के लिए तैयार न थे। डॉक्टर देव झट हार मान लेने वाले आदमी न थे। उन्होंने और स्वयंसेवकों ने अपने हाथ से एक गांव के रास्तों की सफाई की, लोगों के आंगनों से कचरा साफ किया, कुओं के आसपास के गड्ढे भरे, कीचड़ निकाला और गांव वालों को स्वयंसेवक देने की बात प्रेम पूर्वक समझाते रहे। इन अनुभवों में से एक, जिसका वर्णन मैंने स्त्रियों की कई सभाओं में किया, यहाँ देना अनुचित न होगा। भीती हरवा एक छोटा सा गांव था। उसके पास उससे भी छोटा एक गांव था। वहाँ कुछ बहनों के कपड़े बहुत मैले दिखाई दिए। इन बहनों को कपड़े बदलने के बारे में समझाने के लिए मैंने कस्तूरबाई से कहा। उसने उन बहनों से बात की। उनमें से एक बहन कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और बोली, आप देखिए, यहाँ कोई पेटी या अलमारी नहीं है कि इसमें कपड़े बंद हों। मेरे पास यही एक साड़ी है जो मैंने पहन रखी है, इसे मैं कैसे धो सकती हूँ? महात्मा जी से कहिए कि वे कपड़े दिलवाएं। उस दशा में मैं रोज़ नहाने और कपड़े बदलने को तैयार रहूँगी। हिंदुस्तान में ऐसे झोपड़े अपवाद स्वरूप नहीं है। असंख्य झोपड़ों में साज सामान, संदूक, पेटी, कपड़े लत्ते कुछ नहीं होते और असंख्य लोग केवल पहने हुए कपड़ों पर ही अपना निर्वाह करते हैं। एक दूसरा अनुभव भी बताने जैसा है। चंपारण में बांस या घास की कमी नहीं रहती। लोगों ने भीती हरवा में पाठशाला का जो छप्पर बनाया था वह बांस और घास का था। किसी ने उसे रात को जला दिया। संदेह तो आसपास के निलहों के आदमियों पर हुआ था। फिर से बांस और घास का मकान बनाना मुनासिब मालूम नहीं हुआ। यह पाठशाला श्री सोमण और कस्तूरबाई के जिम्मे थी। श्री सोमण ने ईंटों का पक्का मकान बनाने का निश्चय किया और उनके स्वपरिश्रम की छूट दूसरों को लगी, जिससे देखते देखते ईंटों का मकान बनकर तैयार हो गया और फिर से मकान के जल जाने का डर न रहा। इस प्रकार पाठशाला, सफाई और औषधोपचार के काम से लोगों में स्वयंसेवकों के प्रति विश्वास और आदर की वृद्धि हुई और उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस काम को स्थायी रूप देने का मेरा मनोरथ सफल न हो सका। जो स्वयंसेवक मिले थे वह एक निश्चित अवधि के लिए ही मिले थे। दूसरे नए स्वयंसेवकों के मिलने में कठिनाई हुई और बिहार से इस काम के लिए योग्य स्थायी सेवक न मिल सके। मुझे भी चंपा का काम पूरा होते होते दूसरा काम जो तैयार हो रहा था घसीट ले गया। इतने पर भी 6 महीनों तक हुए इस काम ने इतनी जड़ पकड़ ली कि एक नहीं तो दूसरे स्वरूप में उसका प्रभाव आज तक बना हुआ है। उजला पहलू। एक और समाज सेवा का वह काम हो रहा था जिसका वर्णन मैंने पिछले प्रकरणों में किया है, और दूसरी ओर लोगों के दुखों की कहानियां लिखने का काम उत्तरोत्तर बढ़ते पैमाने पर हो रहा था। हजारों लोगों की कहानियां लिखी गईं, उनका कोई असर न हो, यह कैसे संभव था? जैसे जैसे मेरे पड़ाव पर लोगों की आमद रफ्त बढ़ती गई, वैसे वैसे निलहों का क्रोध बढ़ता गया। उनकी ओर से मेरी जांच को बंद कराने के प्रयत्न बढ़ते गए। एक दिन मुझे बिहार सरकार का पत्र मिला। उसका आशय इस प्रकार था, आपकी जांच काफ़ी लंबे समय तक चल चुकी है और अब आपको उसे बंद करके बिहार छोड़ देना चाहिए। पत्र विनयपूर्वक लिखा गया था पर उसका अर्थ स्पष्ट था। मैंने लिखा कि जांच का काम तो भी देर तक चलेगा और समाप्त होने पर भी जब तक लोगों के दुख दूर न होंगे मेरा इरादा बिहार छोड़कर जाने का नहीं है। मेरी जांच बंद कराने के लिए सरकार के पास एक समुचित उपाय यही था कि वह लोगों की शिकायत को सच मानकर उन्हें दूर करे। गवर्नर सर एडवर्ड हेड ने मुझे बुलाया और कहा कि स्वयं एक जांच समिति नियुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे उसका सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया। समिति के दूसरे नाम देखने के बाद मैंने साथियों से सलाह की और इस शर्त के साथ सदस्य बनना कबूल किया कि मुझे अपने साथियों से सलाह मशवरा करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए और सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि सदस्य बन जाने से मैं किसानों की हिमायत करना छोड़ न दूंगा तथा जांच पूरी हो जाने पर यदि मुझे संतोष न हुआ तो किसानों का मार्गदर्शन करने की अपनी स्वतंत्रता को मैं हाथ से जाने न दूंगा।
सर एडवर्ड गेट ने इन शर्तों को उचित मानकर उन्हें मंजूर किया। स्वर्गीय सर फ्रैंक सलाई समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। जांच समिति ने किसानों की सारी शिकायतों को सही ठहराया और निलहे गोरों से उनके जो रकम अनुचित रीति से वसूल की थी उसका कुछ अंश लौटाने और 3 कठिया के कानून को रद्द करने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट के सांगोपांग तैयार होने और अंत में कानून के पास होने में सर एडवर्ड गेट का बहुत बड़ा हाथ था। यदि वे दृढ़ न रहे होते अथवा अपनी कुशलता का पूरा उपयोग न किया होता तो जो सरसम्मत रिपोर्ट तैयार हो सकी वह न हो पाती और आखिर में जो कानून पास हुआ वह भी न हो पाता। इस प्रकार 100 साल से चले आने वाले 3 कठिया कानून के रद्द होते ही निलहे गोरों के राज्य का अस्त हुआ। जनता को जो समुदाय बराबर दबा ही रहता था उसे अपनी शक्ति का कुछ भान हुआ और लोगों को यह वहम दूर हुआ कि नील का दाग धोए धुल ही नहीं सकता। मैं तो चाहता था कि चंपारण में शुरू किए गए रचनात्मक काम को जारी रखकर लोगों में कुछ वर्षों तक काम करूं, अधिक पाठशालाएं खोलूं और अधिक गांवों में प्रवेश करूं। क्षेत्र तैयार था पर ईश्वर ने मेरे मनोरथ प्राय पूरे होने ही नहीं दिए। मैंने सोचा कुछ था और दैव मुझे घसीट ले गया एक दूसरे काम में। मजदूरों के संपर्क में चंपारण में भी मैं समिति के काम को समेट ही रहा था। कितने में खेड़ा से मोहन लाल पंड्या और शंकर लाल पारिक का पत्र आया कि खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई है और लगान माफ कराने की जरूरत है। उन्होंने आग्रहपूर्वक लिखा कि मैं वहां पहुंचूं और लोगों की रहनुमाई करूं। मौके पर जांच किए बिना कोई सलाह देने की मेरी इच्छा नहीं थी, न मुझे में वैसी शक्ति या हिम्मत ही थी। दूसरी ओर से श्री अनुसुईया बाई का पत्र उनके मजदूर संघ के बारे में आया था। मजदूरों की तनख्वाहें कम थी, तनख्वाह बढ़ाने की उनकी मांग बहुत पुरानी थी। इस मामले में उनकी रहनुमाई करने का उत्साह मुझमें था, लेकिन मुझमें यह क्षमता न थी कि इस अपेक्षाकृत छोटे प्रतीत होने वाले काम को भी मैं दूर बैठकर कर सकूं। इसलिए मौका मिलते ही मैं पहले अहमदाबाद पहुंचा। मैंने सोचा था कि मामलों की जांच करके थोड़े समय में मैं वापस चंपारण पहुंचूंगा और वहां के रचनात्मक काम की देखरेख करूंगा। पर अहमदाबाद पहुंचने के बाद वहां ऐसे काम निकल आए कि मैं कुछ समय तक चंपारण नहीं जा सका और पाठशालाएं वहां चल रही थी वह एक एक करके बंद हो गई। साथियों ने और मैंने कितने ही हवाई किले रचे थे पर कुछ समय के लिए तो वे सब ढह गए। अहमदाबाद में खेड़ा जिले के काम के बारे में सलाह मशूरा हो ही रहा था कि इस बीच मैंने मजदूरों का काम हाथ में ले लिया। मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। मजदूरों का मामला मुझे मजबूत मालूम हुआ। श्री अनुसुईया बाई को अपने सगे भाई के साथ लड़ना था। मजदूरों और मालिकों के बीच के इस दारुण युद्ध में श्री अम्बालाल सारा भाई ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया था। मिल मालिकों के साथ मेरा मीठा संबंध था। उनके विरुद्ध लड़ने का काम निकट था। उनसे चर्चाएं करके मैंने प्रार्थना की कि वे मजदूरों की मांग के संबंध में पंच नियुक्त करें, किंतु मालिकों ने अपने और मजदूरों के बीच पंच के हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्वीकार न किया। मैंने मजदूरों को हड़ताल करने की सलाह दी। यह सलाह देने से पहले मैं मजदूरों के और मजदूर नेताओं के संपर्क में अच्छी तरह आया। उन्हें हड़ताल की शर्तें समझाई। किसी भी दशा में शांति भंग न होने दी जाए। जो मजदूर काम पर जाना चाहें उसके साथ जोर जबरदस्ती ना की जाए। मजदूर भिक्षा का अन्न ना खाएं। हड़ताल कितनी ही लंबी क्यों न चले वह दृढ़ रहें और अपने पास पैसे न रहे तो दूसरी मजदूरी करके खाने योग्य कमा लें। दूसरे मजदूरों ने ये शर्तें समझ लीं और स्वीकार कर लीं। मजदूरों की आम सभा हुई और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उनकी मांग मंजूर न की जाए अथवा उनकी योग्यता की जांच के लिए पंच की नियुक्ति न हो तब तक वे काम पर नहीं जाएंगे। कहना होगा कि इस हड़ताल के दौरान मैं श्री वल्लभ भाई पटेल और श्री शंकर लाल बैंकर को यथार्थ रूप में पहचानने लगा। श्री अनुसुईया बाई का परिचय तो मुझे इसके पहले ही अच्छी तरह हो चुका था। हड़तालियों की सभा रोज साबरमती नदी के किनारे एक पेड़ की छाया तले होने लगी। उनमें वह सैकड़ों की तादाद में जमा होते थे। मैं उन्हें रोज प्रतिज्ञा का स्मरण कराता तथा शांति बनाए रखने और स्वाभिमान की रक्षा करने की आवश्यकता समझाता था। वह अपना एक टेक का झंडा लेकर रोज शहर में घूमते थे और जुलूस के रूप में सभा में हाजिर होते थे। हड़ताल 21 दिन तक चली। इस बीच समय समय पर मैं मालिकों से बातचीत किया करता था और उन्हें इंसाफ करने के लिए मनाता था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यह गांधी जी के भारत में पहले आंदोलन की एक तरह से शुरुआत माना जाता है। चंपारण आंदोलन जो नील की खेती के विरुद्ध था, नील के
जो खेती करते थे किसान उनके पक्ष में था और इसे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद इस आंदोलन की शुरुआत की थी। एक तरह से भारत में गांधी जी का आंदोलन यहीं से आरंभ माना जाता है। मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक करिए और अपनी टिप्पणी करके इसके बारे में अपनी राय देना भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।